आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। व्हाट लाइज इज पाकिस्तान स्टार्टिंग आफ्टर द अटैक ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों वीडियो। लगता है काफी मजेदार होने वीडियो। अंकित अवस्थी की वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ अपडेट जानने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जिसका सुबह ही हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन कर दिया था, आपको जानकारी देते हुए कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर हमला किया है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमने बदला ले लिया है। ऐसे में आज का सेशन इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान इस विषय के ऊपर क्या कुछ झूठ दुनिया में परोस रहा है, रिटेलिएशन के नाम पर किस तरह से वो झूठ फैला रहा है, आज इस सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि भारत ने ऐसे कौन से हथियार थे जो इतना प्रिसीजन से यूज किए कि जो 100 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर घुस तक के वार करके आ गए। वो कौन से हथियार थे जिनका उपयोग करके भारत ने अपनी एक बार फिर से रण कौशल के अंदर सिद्धहस्तता साबित कर दी। तो आज के सेशन में ये सारी जानकारी होंगी। साथ में ये भी बताया जाएगा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मॉर्निंग में हमने 10:30 बजे से पहले ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। प्रेस ब्रीफिंग का टाइमिंग 10:30 था, हालांकि 10 o'clock था, लेकिन फिर वो आधा घंटा डिले हुआ। प्रेस ब्रीफिंग में जो जानकारियां दी गई वो जानकारियां भी मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा करूंगा। साथ में इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कहिए या देशों की तरफ से इस पर कोई अगर प्रतिक्रिया आई होगी वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दुनिया को दिया और वो मैसेज साफ था। पहला मैसेज महिला शक्ति की तरफ से था, क्योंकि जो भी विक्रम मिस्त्री जी के साथ में अधिकारी उपस्थित थे उनमें एक तरफ सोफिया कुरैशी थी और दूसरी तरफ व्योमिका सिंह थी। दोनों ही महिला अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग में सेना की कार्रवाई को बताया था। यहां 2 बड़े मकसद थे। पहला, धर्म के नाम पर हमें बांटना बंद करिए। नंबर दूसरा मैसेज था कि महिलाओं की शक्ति इतनी अपरंपार है कि जो सैनिक कार्रवाई हुई है उनके बारे में महिलाएं बताने आई हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने महिलाओं को छोड़ते हुए कहा था कि जाओ और अपने प्रधानमंत्री को बता देना, यहां से आज महिलाओं के माध्यम से ही पाकिस्तान को संदेश दिया गया कि देखो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरह से भारत ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग को कंप्लीट किया। इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग की जानकारी पूरी दुनिया भर के अखबारों में भी चली कि इस तरह से भारत की प्रेस ब्रीफिंग हुई। भारत ने बकायदा यह तक बताया कि हमने कौन से आतंकी ठिकाने को टारगेट किया था, हमारे हमले के बाद वहां क्या बचा, ये सारी जानकारियां यहां पर हुई। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तानियों को युद्ध ना करने की जो आदत हो गई है, हारने की इस तरह आदत हो गई है कि वो सोशल मीडिया पर ही युद्ध जीत लेना चाहते हैं। अब तो ये अच्छा है कि कम से कम फैक्ट चेक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और तो और निष्पक्ष रूप से खुद ट्विटर भी फैक्ट चेक कर रहा है। ग्रोक फैक्ट चेक कर दे रहा है, ट्विटर नीचे उसके अंदर रीडर्स नोट डाल दे रहा है, ताकि दुनिया को यह पता चल जा रहा है कि झूठ क्या है, सच क्या है। लेकिन इनके द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उससे हमारे भारत के कुछ लोग ग्रसित हो जा रहे हैं, उसके प्रभाव में चले जा रहे हैं। इसीलिए आज के सेशन में हम आपके सामने वो कुछ झूठ भी रखेंगे जो पाकिस्तानियों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 शहरों में 9 ठिकानों पर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल थे। सुबह ही जब मैं सेशन कर रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अखबारों में खबर पाकिस्तान में यह सुर्खी चल रही है। उन्होंने स्काई न्यूज को एक अपनी तरफ से इनपुट दिया कि हमने 2 फाइटर जेट भारत के मार गिराए हैं। फिर यह न्यूज जो इन्होंने फर्जी पकड़ाई हुई थी स्काई न्यूज को, उसी को काट काट कर ये लोग सब जगह दिखाने लगे कि देखो हमने भारत के विमान गिरा दिए, भारत के विमान गिरा दिए। सब चीजों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यह तक कह दिया कि उन्होंने हमारे 3 राफेल गिरा दिए और 2 मिग विमान हमारे मार गिराए हैं। बस ये मतलब इस बात से ये लोग इतना खुश हो रहे थे, इन्हें जिसको पता तक नहीं चला कि इनके ऊपर हमला हो गया, ये इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमने भारत के 3 राफेल मार गिराए और 2 मिग मार गिराए। अब इनमें से कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं और उनके ऊपर फैक्ट चेक दिखाता हूं। हुआ ये कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे जी ने एक लाइन लिखी कि अभी पिक्चर बाकी है। इस पर एक पाकिस्तानी कमेंट करता है राफेल की या मिग 29 की। ये सरकाजम था। ये भाई साहब इस तरह से मजे लेने का प्रयास कर रहे थे कि इनको पता है कि भारत का राफेल गिर गया है और हमें नहीं पता है कि राफेल गिर गया है।
क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग बस स्काई न्यूज की इस लाइन को लेकर बहुत खुश हो रहे थे कि भारत के 2 फाइटर जेट हमने मार गिराए हैं। जहां तहां देखो टेक मी बैक टू राफेल, ये करके पाकिस्तानी एक तस्वीर दिखा दिखाकर बहुत खुश हो रहे थे। दिखा रहे थे कि देखो भारत का एक विमान गिर गया है, सैयद खुर्रम कुछ किए हैं। ये अपनी तरफ से आप बता रहे हैं कि देखो भारत का हमने राफेल मार गिराया है। राफेल की तस्वीरें सब जगह ये डेंजर राफेल करके बहुत खुश होने लगे हुए थे। ऐसे ही सीपैक नाम से बड़ा चैनल है, उसने दिखाया कि देखो किस तरह से इनका फाइटर जेट गिरा हुआ है। बहावलपुर के अंदर राफेल को हिट किया गया है और वो पूरी तरह से जल चुका है। ये वीडियो जो है वो डालने का प्रयास किया गया। कोई बात नहीं, ये तो काम हुआ डालने का। अब इसके बाद आता है फैक्ट चेक का। किसी ने नहीं, खुद ट्विटर ने ही कर दिया। इसी वीडियो के नीचे जिसमें ये जलता हुआ वीडियो दिखा रहे हैं, इसी के नीचे यहां पर रीडर्स के लिए कंटेंट ऐड करते हुए ट्विटर ने खुद कहा यह मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यह झूठ फैलाया जा रहा है। और इसमें इन्होंने बताया कि दिस वीडियो इज अनरिलेटेड टू राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। It is related to Pakistan Mirage aircraft crash on April 15, 2025। बोले ये तो पाकिस्तानियों का खुद का ही एयरक्राफ्ट था जो अप्रैल 2025 के अंदर क्रैश हो गया था। मतलब पाकिस्तानी अपना ही एक मिराज एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें आज डालकर कह रहे हैं कि इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, देख लो। और ये न्यूज कटिंग है 16 अप्रैल 2025 की, जब पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट मिराज 5 जो है वो क्रैश हो गया था पंजाब प्रोविंस में। इसकी तस्वीरों को पाकिस्तानी लोग डाल डालकर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने भारत का विमान मार गिराया है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्विटर ने और भी फैक्ट चेक किए। उन फैक्ट चेक्स में क्या था, हामिद मीर पाकिस्तान का एक काफी प्रतिष्ठित पत्रकार समझा जाता है। मतलब यह कि पाकिस्तान वाले इसे अपने यहां का हीरो मानते हैं, भाई हमारे यहां का बड़ा पत्रकार है। 8.6 मिलियन इसके यूट्यूब उस पे ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। हामिद मीर ने अपनी तरफ से फोटो साझा करते हुए पाकिस्तानियों को सूचना दी। क्या सूचना दी? कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में डॉग फाइट हुई, दोनों तरफ के एयरक्राफ्ट आकर के लड़े, जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत को डिफीट दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट को अखनूर रेंज के अंदर, जो कि अब भटिंडा के पास है, और साथ में एक यूएवी यानी कि ड्रोन को भी एलओसी के नजदीक, जो कि पलवामा के नजदीक है, वहां मार गिराया। इन भाई साहब ने तस्वीर डाल करके ये बात लिख डाली। लोगों ने इनकी तालियां बजा दी। 1 मिलियन तक व्यू पहुंच गए। पाकिस्तानियों को सुबह सुबह पोषण मिल गया। सुबह 4 बजे पाकिस्तानियों को हामिद मीर का ट्वीट मिल गया कि वाह, हमको तो सुबह सुबह ही भोजन मिल गया है। ऐसे में इसको फिर ट्विटर ने टैग करके कहा कि भाई साहब ये फेक न्यूज है, आप जो इमेज शो कर रहे हैं ये पुरानी इमेज है, और बकायदा पुरानी इमेज टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज है। अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज क्या है, तो यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज का यहां पर लिंक दिया गया, बकायदा ये बताते हुए कि ये मिग विमान के गिरने की है जो कभी पिछले साल बाड़मेर में गिरा था। आप किस चीज को शो कर रहे हैं? तो इनका ये फेक खुद ट्विटर ने ही टैग कर दिया। ट्विटर रीडर्स को अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन जारी कर रहा है, वो आधी लड़ाई खुद से लड़ ले रहा है। फिर इन भाई साहब ने थोड़ा सा सुबह होश आया, आते ही फिर इन्होंने एक और ट्वीट टिकाया, 5 डाउन। इससे लोगों को लगने लगा अरे यार भाई साहब, मतलब मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो तहलका मचा रखा है, धड़ाधड़ भारत के इंडियन एयरफोर्स के विमान गिरा रही है। जैसे ये लाइन लिखी हुई आई, फिर से इसको नोट मिला, इसने इसको डिलीट ही मार दिया। दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, हटा दिया इसने, इस पोस्ट को ही डिलीट मार दिया, क्योंकि इसे पता था कि फिर से इसको ट्रोल कर दिया जाएगा। फिर हामिद मीर निकल कर आते हैं, और हामिद मीर इस बार एक नया शिगुफा चलते हैं। और ये मैं कल से 2-3 दिन से लगातार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पाकिस्तानियों के जाल में मत फंस जाइएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि हम कई बार सरकार का विरोध करते करते सेना का विरोध करने लगते हैं। हम सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सरकार तो हमने नहीं चुनी थी, अब ये देश सरकार अगर कुछ कर रही है तो ऐसे में इसकी कुछ खामियां निकालनी है कि देखो इसके चलते इतने विमान गिर गए होंगे, इतनी सैनिक मर गए होंगे, शहीद हो गए होंगे, तो उन न्यूज को निकाल के लाओ, दिखाओ कि देखो ये सरकार क्या कर रही है। ऐसी जो भक्तियां हैं कई बार वो गलतियों की तरफ चली जाती हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, एक कोई इंडियन हैंडल है, और इंडियन हैंडल है तेजस्वी प्रकाश करके। ये सिंपैथाइज कर रहे थे इस बात से, किस बात से, कि भाई हमने तो सिंदूर किया था, लेकिन ब्लडी पाकिस्तानियों ने हमारा एक राफेल और सुखोई 30 अखनूर के पास मार गिराया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को। अब आप सोचने की बात है, अगर एक इंडियन हैंडल कोई खबर डाल रहा है, तो इंडियन हैंडल अगर खबर डाल रहा है तो ज्यादा सही मानी जाएगी। भाई पाकिस्तानी हैंडल पाकिस्तान की खबर डाले तो हम मानते हैं ना कि इन्होंने डाला है तो इनकी तरफ से सही खबर होगी। इंडियन हैंडल इंडिया की खबर डाल रहा है, वो भी फेक डाल रहा है, तो सोचकर देखने वाली बात है कि ये कितनी गलत होगी।
आपको इसीलिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि जब तक वेरीफाइड जानकारी आपके पास ना आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ना आ जाए, भारत की सरकारी मीडिया के थ्रू ना आ जाए, या फिर पीआईबी के थ्रू ना आ जाए, आप उन्हें शेयर मत करिए। यह समय आपके अति उत्साह में गलती करने का नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी साझा करने का नहीं है जो सेना का मोराल डाउन करे, या फिर मोराल तो छोड़िए, उनके परिवारजनों को चिंता में इस बात के लिए डाल दे जो कि फर्जी खबर है। घर वाले इस बात से चिंतित हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, पता चल रहा है कि फर्जी खबर चल रही है ना। इन भाई साहब ने डाला तो हामिद मीर को लगा कि चलो कोई तो इंडियन हैंडल आया जो कि मेरी बात कर रहा है। इन्होंने बकायदा इस बात को कंफर्मेशन में दिखाते हुए मैसेज किया कि देखो साहब कंफर्मेशन है, मैं जो कह रहा था उसका कंफर्मेशन इंडिया से भी आ गया है। भाई साहब इंडिया से कंफर्मेशन आ गया, ये पत्रकार महोदय यहां से ये बात लिख देते हैं। इस पर फिर से ट्विटर इनको पकड़ लेता है और फिर पकड़कर कहता है कि एक तो भाई साहब सुनो, इन्फॉर्म्ड रहो, स्टे इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड मत रहो, गलत सूचनाएं तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तुम जो फोटो बार बार दिखा रहे हो ये 2021 की है, मिग 21 विमान के गिरने की है। ये तुमने फिर से, और ये फोटो जो है ना ये सितंबर 2024 के अंदर भी तुम्हारे द्वारा साझा की गई थी, और बकायदा इस पर इस बार ट्विटर ने टैग कर दिया कि तुम यार सेकंड बार फिर से गलती कर रहे हो, इट इज सेकंड टाइम यू आर पोस्टिंग ओल्ड फेक न्यूज। मतलब इस आदमी ने हद ये दर्जे की कर दी। देखो आप 1.2 मिलियन रीच इसके इस वाले ट्वीट की है, इससे पहले वाले ट्वीट पे इसकी 1 मिलियन रीच है, हर जगह इसकी रीच इतनी है, तो पाकिस्तानियों को तो पोषण मिल रहा है कि भाई हामिद मीर की पत्रकारिता चल रही है। इसका कोई बड़ा न्यूज चैनल भी है, मैं नाम भूल रहा हूं, तो ये मतलब इसकी न्यूज चल रही है तो पाकिस्तानी एकदम खुश हो रहे हैं। ट्विटर पकड़ पकड़ कर लेकर आया, भाई तुम जो फोटो डाल रहे हो पुरानी फोटो है यार, तुम जो फोटो डाल रहे हो देखो सितंबर 2024 की इंडियन एयरफोर्स का मिग 29 क्रैश हुआ था राजस्थान के बाड़मेर में, तुम उसकी फोटो डाल रहे हो। ये तस्वीर निकाल करके ट्विटर ने पकड़ा दी कि ये न्यूज है भाई, तुम फर्जी न्यूज मत डालो। एक न्यूज जो तुमने डाली है, तस्वीर जो तुमने डाली है वो 21 मई 2021 की है, जब भारत का मिग 21 बाइसन जो है वो गिर गया था, तुम उसकी फोटो डाल रहे हो। तुम पुरानी फोटोज को निकालकर आज बता रहे हो कि पाकिस्तान ने क्या कारनामा कर लिया है। बातों में ही जीतना चाहते हो क्या? वाकई में अगर है तो अपने यहां से आतंक का खात्मा करो ताकि तुम्हें इतनी जलालत दुनिया के सामने ना झेलनी पड़े। तो इस तरह से यहां पे चलने लगा। फिर एक और पाकिस्तान का हैंडल आता है, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझसे भी कई मेरे जानने वालों ने पूछ लिया, यार ये फाइटर जेट गिरने की खबर जो आ रही है, दबे कान सुन रहे हैं कि ये सही है क्या? क्यों? क्योंकि उन तक ये जहर झूठ का जो है ना वो पहुंचा दिया गया है, इसलिए हमें ये सेशन करना जरूरी हुआ कि आप इस झूठ से बचें। पाकिस्तान के एक और हैंडल ने प्रूफ शेयर करते हुए दिखाया कि देखो ये भारत का मिग है जो उड़ रहा है, और इसके पीछे देखो पाकिस्तानियों के गोले चल रहे हैं, इस तरह लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, और इस बम्बार्डमेंट के अंदर हमने मिग मार गिराया है। ये वीडियो गेम था भाई। यहां पर आप देखिए राफेल, फिर से यहां पर एक वो डाला गया कि ये ओल्ड वीडियो है जो यूट्यूब से उठाया गया है, ये ट्विटर कर रहा है हमारे हिस्से का काम। मतलब आप सोचिए अगर हम इन सबको फेक बता रहे होते तो पाकिस्तानी हम पर ही ये सवाल खड़ा कर देते कि हाँ हाँ तुम तो झूठ ही बोलोगे। अरे हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ट्विटर उठाकर बोल रहा है कि तुम पुराना वीडियो यूट्यूब से उठाकर ले आए हो जिसको डाल करके दिखा रहे हो कि कुछ करामात कर दिया है। अर्थात अब पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि हमने डबल चेक कर लिया है, हमने एक इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया है, ये राफेल हो सकता है। इनको राफेल से इतनी टेंशन है, होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इनके घर में जो कलेश मचाया है ना वो राफेल नहीं मचाया है। ये जो आपको सुनने में आया था ना स्कैल्प और हैमर चलाया गया है, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम गिराया गया है, ये असल में राफेल से ही गिराया गया है। राफेल इन पर कहर बन करके मतलब अभी बरपाया है, तो उस कहर को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ये राफेल की खबर सुनना चाहते हैं कि हमने राफेल मार गिराया, ठीक है। अभी ऐसा है नहीं, तो बाकायदा फिर इसका फैक्ट चेक IANS ने भी अपनी तरफ से किया कि यार तुम लोग जिस बात को दिखा रहे हो ये हमारे पुराने, क्योंकि इंडिया में मिग का क्रैश होना बहुत ज्यादा हो रखा था, इसलिए हमने फिर उन्हें रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट्स की मतलब एंट्री कराई, हमने मिग को रिप्लेस करने के लिए भी प्लान किया। ये सब चीजें हो रही थी। ऐसे में इनके द्वारा ये जो फेक न्यूज चल रही थी इसका बकायदा PIB ने भी फैक्ट चेक किया। PIB ने बकायदा फैक्ट चेक करके इन सारी तस्वीरों को निकाल करके दिखाया कि देखो किस तरह से यहां पर हो रहा है। अच्छा कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों को जानकारी है नहीं। अच्छा ताजा ताजा क्या होता है कि व्यू के चक्कर में, क्योंकि ये सुर्खियां सुनने के लिए आप लोग चले आते हैं कि हाँ भाई चलो अपडेट लेने चलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिनका काम कुछ और रहा है। मतलब हो सकता है कि कोई फाइनेंस पढ़ा रहा था, कोई मैथ पढ़ा रहा था, कोई साइंस पढ़ा रहा था, कोई हिंदी पढ़ा रहा था, या फिर कोई कुछ नहीं तो कम से कम मतलब हाउस की व्लॉगिंग ही कर रहा था। ये सब अचानक पत्रकार बनकर के बाहर आ जाते हैं, मतलब इनके अंदर का कंटेंट एनालिस्ट बाहर आ जाता है। 4 जगह की न्यूज कनेक्ट करी और उठा करके जा करके वीडियो के
के सामने चले गए। इन्हें इस बात का पुराना बैकअप होता नहीं है और जाकर के फेक न्यूज को प्रमोट करके चले आते हैं। मेरा उन सभी से जो कि शॉर्ट टर्म के लिए निकल कर आए हुए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जब भी कोई सूचना लेकर आए तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेकर आए। आपकी एक गलत सूचना आपके चैनल को तो परमानेंट ब्लॉक करा ही देगी, लेकिन भारत के बड़े सारे जनमानस के अंदर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर देगी। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि ऐसी खबरों को बहुत सत्यता से, इवन आप मेरा चैनल भी अगर देख रहे हैं तो जब तक मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स ना दिखाऊं उस पर आप भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि मैं अक्सर आपके सामने कुछ फैक्ट्स दिखा के बोलता हूं कि मैं इसकी सत्यता की प्रामाणिकता नहीं करता हूं। मैं अगर कुछ आपके सामने ऐसी चीज लेकर आ रहा हूं जो कि वेरीफाइड है तो ही आप उस पर ट्रस्ट करें, अदरवाइज उसको जाने दें। सूचनाओं के दौर में सूचनाओं का जो लोगों को डायरिया हो रखा है कि बस जाकर के दे के आ जानी है, ऐसे में आप थोड़ा खुद भी सुनिश्चित करें कि आपको सूचना लेनी कहां से है, थोड़ा कॉन्शियस रह करके आप सूचनाएं ग्रहण करें, ठीक है। तो पीआईबी की ये खबर हो गई। चलिए साहब, पीआईबी ने अपनी तरफ से फैक्ट चेक कर दिया कि ये लोग ओल्ड इमेजेस को निकाल निकाल कर सर्कुलेट कर रहे हैं कि हमने ये मार गिराया, हमने ये मार गिराया। अच्छा, अब ये मार गिराया में ये राफेल को बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं कि साहब हमने राफेल मार गिराया, राफेल मार गिराया? उसके पीछे की कहानी जान लो। कहानी क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के ये गोले गिरे हैं ना, उनमें एक तो हैमर बम है और एक स्कैल्प मिसाइल है। ये हैमर बम और स्कैल्प मिसाइल जाकर के पाकिस्तान में जो गिरी हैं, एक बहुत बड़ी सुर्खी यहां पर आप लोगों को और जाननी चाहिए, जिससे आपको ये प्राउड फील हो। प्राउड किस बात का? अभी तक हमारी जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुई थी। पाकिस्तानी लोग और मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग दबे कान ये मानते थे कि कोई बात नहीं, इंडिया ने तो इंडिया में ही गोला चलाया है। क्यों? क्योंकि हमने तो जबरन उस पर कब्जा कर रखा है, इंडिया वाले अपने ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गोला चला रहे हैं, बॉर्डर का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो वो बेचारे डांट खा करके भी अंदर शांत रहते थे, दबे मुंह कि कोई बात नहीं, इंडिया वाले तो अपने पर चला रहे हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर गोला चलाया। आप पूछेंगे ये कैसे? बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जाकर गोला चलाया। दो यहां पर बड़े मैसेज निकलते हैं। पहला, पाकिस्तान जो अक्सर ये कहता था कि हमने बिल्कुल पूरी तरह नोटम जारी कर दिया है, हमने रडार लगा दिए हैं, यहां पर कोई भी फाइटर जेट आएगा हमें पता चल जाएगा, कोई सिस्टम काम नहीं किया। हमने पाकिस्तान बॉर्डर में पंजाब के अंदर घुसकर बहावलपुर में, जहां पर आतंकियों का मौलाना मसूद अजहर का गढ़ था, जहां पर उसने खुद स्वीकार किया है कि मेरे 10 परिवारजन मर गए हैं, हम उसके जाकर हमला करके आए। तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर अगर हम गए हैं, हमारा गोला हमने फेंका है, हमने मिसाइल अगर फेंकी और उसको कोई नहीं पकड़ पाया है, तो इसका मतलब उस मिसाइल में, उस गोले में कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी को ट्रैक ही नहीं हुई कि ये क्या हुआ। हम अपनी तरफ से केवल ये कह सकते हैं कि मसूद अजहर से पूछ लो कि भैया तुम्हारा कोई लॉस हुआ है क्या? वो खुद बोल रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मर गए, ठीक है। तो ऐसे में मसूद अजहर तक ये मिसाइल जो पहुंची है, ये पहुंचाने वाला कोई और नहीं, अपना राफेल ही है। असल में हमने यहां पर जो मिसाइल चलाई थी वो स्कैल्प मिसाइल थी, और स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानी जाती है। ये 250 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है और ये डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज रखती है, बहुत गहराई तक जाकर मार करने वाली मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के द्वारा स्कैल्प और हैमर मिसाइल चलाई गई। मतलब हमने यहां पर राफेल का बहुत यूज किया है। स्कैल्प का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ये मतलब फुल फॉर्म जो इसका दिया हुआ है वो फ्रेंच में है। आप इसके कोड नेम से समझते हुए ये समझिए कि ये जीपीएस और आईएनएस टेक्नोलॉजी से लिंक है। मतलब इसके अंदर लोकेशन टैग की जा सकती है। ये खुद मिसाइल उड़ने की कैपेसिटी रखती है। मिसाइल इटसेल्फ ऐसा लगता है जैसे कि कोई हवाई जहाज हो, खुद उड़ करके ग्लाइड करके पहुंचने की क्षमता रखने वाली मिसाइल है ये। इसमें ही खुद में डायरेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं। मतलब आपने चला दी, इसका मतलब नहीं है कि वेस्ट हो गई, आपने लोकेशन डाली है तो ये उड़ करके खुद अपना रास्ता खोजेगी। और रडार के अंदर अगर आप इसको चलाकर छोड़े हैं तो रडार की क्या होता है ना, रडार है क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग। रेडियो वेव्स जाती हैं, जाकर टकराती हैं, टकराकर जब लौटती हैं तो रडार को पता चलता है कि ऊपर से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकला है। ये क्या करती है कि उस रडार की रेडियो वेव्स को ही सोख लेती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरह इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। इसका अपर्चर साइज बहुत छोटा है, तो पहले तो ये वैसे पकड़ में नहीं आती, दूसरा रेडिएशंस को ये स्टेल्थ के माध्यम से खींच लेती है। तो ऐसे में रेडिएशंस का लौट कर आना पता नहीं चलता। इसको बकायदा फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर के डेवलप किया था, और ये हवा से सरफेस में चलाई जाने वाली क्रूज मिसाइल, मतलब सीधी जाकर धाड़ से मारने वाली, सबसोनिक है, आवाज की गति से थोड़ा धीरे जाती है। ये चाहे बंकर बने हुए हो, चाहे रनवे हो, कमांड सेंटर हो, ऐसी जगह पर जाकर के अटैक करने की क्षमता रखती है। मतलब ये वो मिसाइल है जो गुप्त तरीके से प्रवेश कर सकती है, यानी कि चोरी छुपे उड़कर जाने के लिए जानी जाती है। इसको रडार नहीं पकड़ सकता।
560 किलोमीटर दूर भी अगर दुश्मन का ठिकाना हो, अभी तो हमने 100 किलोमीटर मारा है, ये वहां जाकर के भी मार सकती है। मतलब इसके अंदर ये जो आईएनएस सिस्टम लगा है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो इसमें लगा है, ये इसका शुरुआत में जब ये चल रही होती है उस समय उड़ान का रास्ता तय करने में मदद करता है कि चल भाई उड़ती रहे और उड़ करके पहुंच जा। जीपीएस इसको टारगेट की लोकेशन को अपडेट करने में, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, अब आपने जब चलाई तब तक वो थोड़ा आगे निकल गया, आपने चलाई इधर के लिए, वो चल के आगे चला गया, तो आप उसकी लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। जैसे उबर और ओला पे आप करते हैं कि मुझे यहां नहीं यहां जाना है, तो फिर गाड़ी वाला आपको वहां ले जाता है। ऐसे इसके चलते हुए इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो कि यार यहां नहीं यहां चल के जाके यहां मारना है, तो ये इस तरह से चलती है। इसके अंदर टेरेन प्रोफाइल की मैचिंग, यानी कि जमीन के नक्शे से मिलान करके ऊंचाई और दिशा को ये एडजस्ट कर लेती है। मान लीजिए ये उड़ रही है, अचानक इसके सामने कोई हिल टेरेन आ गया, इसको लग रहा है कि मुझे चलाया तो वहां के लिए गया था, बीच में ये हिल आ रहा है, तो ये खुद से खुद को एडजस्ट करके फिर से वहां जा सकती है। मतलब ये अपने आप में एक ड्रोन है, एयरक्राफ्ट से चलाया गया एक ड्रोन जिसमें बम लगा है, 1300 किलोग्राम सामग्री लेकर के ये फट सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनेंस गाइडेंस लगी है, मतलब आखिरी सेकंड में टारगेट की तस्वीर से पहले ये मिलाता है। मतलब जैसे फिल्मों के अंदर देखते हैं ना, आपने किसी क्रिमिनल को मारने के लिए कोई आदमी भेजा कि भाई इसको मार करके आना है, शूटर गया है, शूटर पहले मैच कर रहा है, अच्छा यही था ना, मिला लिया पहले, हाँ हाँ यही था, चलो मार दो। मतलब इसमें आप पहले ही प्री लोडेड इंफॉर्मेशन मार रहे हो कि यहां ये दिखे तो ही फटना, अदरवाइज मत फटना टाइप से। खैर नहीं फटने वाली सिचुएशन तो नहीं होती होगी। कुल मिलाकर के ये सटीकता को इतना अच्छे से करके आती है। इसका मतलब ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम है कि इसको आपने टारगेट दिया तो ये टारगेट पर जाएगी, और चूंकि ये ड्रिल कर सकती है, इसके जो आगे का हिस्सा है ना, वॉरहेड का जो पहला हिस्सा है, वो बाहर की संरचना पर हमला करता है, और वो कंक्रीट और स्टील का। इसीलिए आपने देखा होगा बहावलपुर हो या मुजफ्फरपुर, यहां पर जब जाकर के बम फटे हैं तो छतों में छेद है, पहले कंक्रीट की दीवारों में छेद है, उसके अंदर घुसकर फिर ये फटे हैं। तो इसका पहला हिस्सा जो है ना, वो बाहर के स्टेल्थ को तोड़ता है और दूसरा हिस्सा अंदर जाकर फटता है। इस प्रकार से ये दो सिस्टम में हमला कर आती है। ये है वो मिसाइल। तो अपने आप में ये मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हमने फ्रांस से लिया। हमने केवल फ्रांस से राफेल नहीं लिया है, हमने उसके साथ ये मिसाइलें भी ली हैं। इसीलिए राफेल की कीमत 750 करोड़ के आसपास जो रेट दिखाई जाती है, लेकिन इंडिया को वो जो महंगे पड़े, लगभग डबल प्राइसेस में, लगभग 2-2.5 गुना प्राइसेस में जो पड़े, उसके पीछे का रीजन था हमने उनसे इसका आर्सेनल भी परचेज किया है जो राफेल से फेंका जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमने बम फेंका वो था हैमर बम। अब ये हैमर बम क्या है? ये हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज वाला मिसाइल सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी गाइडेंस और रॉकेट मोटर को जोड़कर बनाया गया बम है, और ये भी हाई प्रिसीजन के साथ जाकर के फटने वाला बम है। इसको भी फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन के द्वारा विकसित किया गया है। ये 70 किलोमीटर दूर से जाकर के, तो हमने जो नजदीक के एरिया में 20-30 किलोमीटर की रेंज में जो बॉम्ब फेंके हैं वो हैमर बॉम्ब हैं, और ये भी जीपीएस और लेजर गाइडेड सिस्टम से, कि हमने पहले लेजर से निशाना लगाया कि वहां जाओ तो ये वहीं जाकर के फट रहा है। इसमें भी वही जीपीएस के सिस्टम लगे हैं, ये कम दूरी के लिए। तो हैमर कम दूरी पर मार करने वाला हुआ और स्कैल्प 560 किलोमीटर तक मार करने वाला हुआ। इस प्रकार से हमने इन दोनों को राफेल से फेंका। इस वजह से ये राफेल के बारे में सूचना सुनना चाहते हैं कि राफेल को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें अंदर तक तबाह कर गया। हमने खरीदा, हमने राफेल का उपयोग किया, इनको बता दिया कि हमारे पास क्या सिस्टम है, हम अपने बॉर्डर में, अपनी सीमा में रहकर ही उनको इतना दूर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं इन दो बम की वजह से, जिसके चलते हमने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को इतना जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर राफेल ने अपनी जो सिद्धि है वो साबित कर दी है। अब तो हमारे राफेल के साथ साथ राफेल एम भी जुड़ रहा है, यानी कि अब हम हवाई जहाज को पानी से भी उड़ा सकेंगे, क्योंकि हमने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके लिए भी राफेल एम परचेज कर लिए हैं। 2028 तक हालांकि वो हमारे पास होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए राफेल इस युद्ध में अपनी महारत सिद्ध कर रहा है। 2016 में जो हमने राफेल परचेज किए थे उसने ऑपरेशन सिंदूर से उद्घाटन कर लिया है। कुल मिलाकर के धर्म पूछ करके युद्ध शुरू करने वाला पाकिस्तान, जिसने इसे इस तरह से दिखाया, हमने उसे जवाब उसी की भाषा में दिया। आपने पूछा पर्यटकों से कि बताओ किस धर्म से हो, तब जाकर गोली मारी और महिलाओं को इसलिए छोड़ा कि जाओ बता देना। आज उसी तरफ से भारत ने महिलाओं के माध्यम से ही बतवाया कि सुनो, हमने तुम्हें यहां ले जाकर मारा। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सेना की सुबह, उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर 10:30 पर विक्रम मिस्त्री जी उपस्थित थे फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में, और उनके साथ दो जो अधिकारी थी, उनमें एक महिला अधिकारी जो थी सोफिया कुरैशी थी, और दूसरी जो थी वो व्योमिका सिंह थी। इन्होंने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी, इसका संदेश पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी जानकारी में जिस तरह से बताया हिंदी में बोल करके, और यहां पर व्योमिका सिंह उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट
करके जानकारी दे रही थी। आपने पूरी तरह से देश को संबोधित किया, आपने बताया कि कहां कहां हमने कैसे कैसे हमले किए। विक्रम मिस्त्री जी ने अपनी पूरी जानकारी में बताया कि देखो भाई कैसे सबसे पहले हम पर हमला हुआ। पहलगाम के अंदर जो हमला था, हम कश्मीर को धीरे धीरे टूरिज्म के माध्यम से ट्रैक पर ला रहे थे। आप लोगों ने हमारे इस पूरे सिस्टम को पलट दिया। आतंक ने पर्यटन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने इसको खत्म किया। दूसरा, द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से आपने एक आतंकी संगठन बनाया। जिस आतंकी संगठन को हम यूएन में लेकर गए, पाकिस्तान उसको बचाने पहुंच गया। आपके ही यहाँ के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को अपनी तरफ से डिफेंस दे रहे हैं। बोले उनसे ये बातें पता चल रही है। और जब ये आतंकी हमला होता है तो इस आतंकी हमले को पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए आका लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिखाते हैं कि देखो हमने भारत में क्या कर दिया। इसका मतलब ये भी तय था कि ये आतंकी हमला तुम्हारे यहां से प्लान हुआ था। ये सारी चीजें हमारे पास जब पुख्ता थी, हमने दुनिया को ये बताई। और इसी का, क्योंकि आतंक हम नहीं झेल सकते और हमने आतंकियों को ही निशाना बनाने के लिए ये काम शुरू किया था। इन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें बोली। फिर कर्नल सोफिया कुरैशी आती हैं और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि रात को 1:05 से 1:30 पर हमने कहां कहां कैसे कैसे ये हरकतें, मतलब ये जो टारगेट थे इनके ऊपर हमने निशाना बनाया था। 9 टारगेट हमने कैसे चुने, जिनमें लॉन्च पैड शामिल थे, ट्रेनिंग सेंटर शामिल थे। किस तरह से हमने ये सारे काम किए, कैसे हमने इंटेलिजेंस को पूरी तरह से जांचा परखा, तब जाकर हमने हमला किया। बाकायदा यहां पर इन्होंने डिटेलिंग में ये सारी बातें बताई कि गुरपुर कोटली में जो लश्कर का कैंप था, यहीं से पुंछ में जो 2023 में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ था, उसकी ट्रेनिंग यहीं से हुई थी। इसी तरह से पाकिस्तान में जो पहला टारगेट सियालकोट का सर्जल कैंप था, 2025 में जो पुलिस जवान की हत्या करने वाले आतंकी थी, वो यहीं ट्रेन हुए थे। सियालकोट में महमुना जाया कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट हमला यहीं से प्लान किया गया था। ऐसे ही मरकज तैयबा मुरीद में टेररिस्ट कैंप था। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं पर ट्रेन हुए थे। ऐसे ही मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहां आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहां आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। मतलब हमने अपनी तरफ से जिन जिन जगह पर अटैक किए, पहला टारगेट सवाई नाला मुजफ्फरबाद में था, जहां पर लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम आतंकियों के हमले की जो ट्रेनिंग थी वो यही हुई थी। मुजफ्फराबाद में ही सैयदाना बिलाल कैंप में आतंकियों को हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी गई थी। बाकायदा आपने अपनी बातें बोलते हुए ये फोटोज दिखाई कि देखो भाई यहां पर पहले ये तस्वीरें थी, हमको ये सारी जानकारियां, बाकायदा इन्होंने मैप के माध्यम से बताया कहां कहां पर हमने कैसे कैसे चीजें प्लान की। बाकायदा ये दिखाया तस्वीरों में कि पहले के हालात क्या थे, फिर हमने जब उस पर हमला किया उसके हालात कैसे हो गए, किस तरह से हमने इन सब चीजों को बदल दिया, पहले क्या था उसको बाद में हमने कैसे बर्बाद किया। ये सारी तस्वीरें बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के अंदर दिखाई गई। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें बाकायदा साझा करते हुए बताया गया कि हमने इन सभी जगह पर अटैक किया। सेना ने पूरी प्रेस ब्रीफिंग अपनी तरफ से कर दी और आतंकियों के जो ठिकाने थे उन सभी ठिकानों को हमने कैसे कैसे टारगेट किया, ये सारी बातें हमने बताई। ऐसे ही व्योमिका सिंह के द्वारा भी इन सारी जानकारियों को यहां पर साझा किया गया। बात करी जाए कश्मीर के द्वारा अपडेट की, तो कश्मीर में क्या अपडेट चल रहा है, तो श्रीनगर फिलहाल के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बात को पूरे अच्छे से कहा कि देखिए बात ऐसी है, शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, भारत जो कर रहा है वो केवल उनको माकूल जवाब दे रहा है और ऐसे में अगर पाकिस्तान को गलतफहमी है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। ये यहां पर इनका कहना बहुत मायने रखता है क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं वो सुधर रहे थे और वो सभी के लिए बहुत अच्छे थे। ऐसे में उनको पाकिस्तान द्वारा ये जो जबरदस्ती में थोपा गया युद्ध था उसका तो अब उनको जवाब देने का समय आ गया है। ये बात इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कही और इन्होंने ये भी कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। पूरी तरह से ब्लड बैंक में खूब बढ़िया ब्लड रखा हुआ है, हॉस्पिटल्स तैयार हैं, अगर कुछ भी होता है तो हम पूरी स्थिति के लिए तैयार हैं। कश्मीर की तरफ से इन्होंने ये अपडेट दे दिया। यूएन क्या बोला, यूएन ने वही कहा भैया शांति शांति शांति, बैठो जरा बैठकर बातचीत कर लो। तो ये ज्ञान देने के लिए एंटोनियो गुटेरस यूएन की तरफ से बाहर निकल करके आ गए। तस्वीरें आने लगी कि किस तरह से, मतलब लोकल वहां के रिपोर्ट पाकिस्तानी भी करने लगे कि साहब देखो बिल्डिंग को इस तरह से क्षति पहुंचा दिया, अचानक ड्रोन आए। पाकिस्तानी लोग तो उसे ड्रोन ही मार रहे हैं कि ड्रोन आया था मारने के लिए, असल में वो स्कैल्प मिसाइल थी जो उड़कर पहुंची थी। लोगों को लग रहा था ड्रोन उड़कर आया है, वो मिसाइल थी जो खुद ड्रोन बनकर आई थी। तो पाकिस्तानी अपनी तरफ से रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसे आई, ऐसे फट गई, ऐसे मार गई, हम क्या करें। तो वो सारी की सारी बातें यहां पर चल रही हैं। इसी बीच में अभी देखो ये जो भी चीज चल रही है इस पर 3:30 पर पाकिस्तानी टाइम के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अब उनके देश को संबोधन होने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका जो संबोधन होगा उस संबोधन में निश्चित ही
वो अपनी सेना के कारनामे बताने का प्रयास करेंगे और भविष्य की योजनाएं उजागर करेंगे कि हम पर हमला थोपा गया है तो हम बदले की कार्रवाई करेंगे। हम वही सारे डायलॉग बोले जाएंगे जो भारत ने, जैसे आपने देखा होगा 22 तारीख के बाद भारत ने जो स्टैंड लिया, भारत ने जो आदेश दिए, पाकिस्तान ने सेम टू सेम कॉपी किए। अब भारत ने हमला किया है तो कहेंगे कि साहब देखो भारत ने आतंकियों को मार गिराया जो कि हमारे सरपरस्त थे, अब हम क्या करें, अब हम भारत से बदला लेंगे, हम भारत से बदला लेंगे, फिर से हमारी सेनाएं तय करेंगी समय क्या होगा क्या होगा। डायलॉग वही होंगे, बोला जाएगा उनके मुंह से, जो भारत बोल चुका है उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। तो 3:30 पर उनकी प्रेस ब्रीफिंग है। इस बीच में उनकी प्रेस ब्रीफिंग से उनकी सेना मोटिवेट होकर के जो भी कार्रवाई करेगी, उनकी सेना का रिटेलिएशन में जो भी एक्शन होगा उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं। भारत तो आज पूरा मॉक ड्रिल के लिए तैयार बैठा है। दिन भर में हम मॉक ड्रिल ही इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हमें तो जैसे पहले से पता था कि तुम 3:30 पर करोगे, फिर जाकर के तुम्हारी प्रेस ब्रीफिंग से उनकी सेना थोड़ी मोटिवेट होगी तो तुम कुछ एक्शन लोगे। उस दौरान हम लोग सायरन खेल रहे होंगे, मॉक ड्रिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम मॉक ड्रिल के लिए तैयार हैं और आप सभी लोग भी आश्वस्त रहें, बढ़िया से मॉक ड्रिल करें। हाँ, यहां पर एक चीज जानने योग्य है जो कि सेना के द्वारा जानकारी भी दी गई है और कहा गया है, डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी कहा है कि कोई भी मीडिया के अंदर ऐसी तस्वीरें साझा ना की जाएं जो हमारे मिलिट्री के ऑपरेशन से संबंधित हो, हमारी सेना, और ये सब पर लागू होती है। देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया हाउसेस हो, सभी को इस बात पर ध्यान देना होगा। आप सेना के विमानों को, जैसे आपने देखा होगा अभी राजस्थान में भी जैसे कुछ शहरों के ऊपर से हमारे फाइटर जेट्स गुजर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि फाइटर जेट गया है, फोटो खींच लिया आपने, आपको ये खुशी का भाव होता है कि मेरा फाइटर जेट है। लेकिन हाँ, उसकी तस्वीरें आप इसलिए साझा ना करें, खींचे भी नहीं, पहली चीज तो ये है, और उसे साझा भी ना करें क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी क्या पता दुश्मन के किस तरह से काम आ जाए, तो उनसे बचें। ये फिलहाल के लिए आप लोगों को अपडेट है। बाकी होम मिनिस्टर अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर्स को कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरह से तैयार रखें, जैसे ही उनकी छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया जाए। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑर्डर चीफ ऑफ पैरामिलिट्री, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस टू कॉल बैक देयर पर्सनल्स हु आर ऑन लीव। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो भी हमारे अर्धसैनिक बल के सिपाही हैं जो घर गए हुए हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाएं, उन्हें वापस बुला लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली है, कैबिनेट को सारी की सारी बातें बताई गई हैं और उनको सारा अपडेट दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट को बातें बताई वही बताने के लिए वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू जी को भी ये बातें बताई कि देखो साहब ऐसा ऐसा हो चुका है और हमने ये सारा काम किया है, हमारे द्वारा राष्ट्रपति को भी अवगत करा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कतर की तरफ से एक मैसेज आया है कि भैया थोड़ा शांति बनाए रखो, इसको किसी तरह से सब लोग शांत बनाकर रखो। तो मैंने सारे की सारे अपडेट आपको एक सेशन के अंदर दे दिए हैं, हालांकि 30 मिनट मुझे अपडेट देते हुए हो गई हैं। फिर से मैं शाम तक अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं अंकित इंस्पायर इंडिया पर लेकर आने का उसका प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू सो मच। बाकी पढ़ने लिखने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, आप जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है अपनी पाठशाला ऐप का, जहां पर मेरे द्वारा ये कंप्लीट कोर्स पढ़ाया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसे जरूर एक्सेस करें। साथ में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखे हुए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म, वाह कमाल कर दिया इस अंकित साहब ने। अब तो हमारे बोलने का कोई जवाब ही नहीं है, इसने तो एक एक चीज खोल खोल कर रख दी है। मतलब जिस तरह इंजन खोला जाता है ना, उसका एक एक पुर्जा ताका खोल कर रख दिया। पुर्जा खोलते हैं, ये डिबरी है, ये पेच है, ये गरारी है, ये फलां है, ये फलां है। इसने इस पूरे ऑपरेशन की वो चीज़ें खोल खोल कर रख दी। और जो हामिद मीर की दुर्गत बनाई है वो अलग है। मतलब हामिद मीर यार कैसे हो सकता है ऐसा, इतने बड़ा पढ़ा लिखा हुआ, इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा साहू, वो चवल मार सकता है इतनी बड़ी। क्या किया सर? तो मुझे पता क्या किया सर। पता है, बोलो फिर। वो MiG-21 जो है उसकी पुरानी इंडिया का जो गिरा क्रैश हुआ हुआ था, था वो उसकी तस्वीर चिपका के तो उसने कहा कि ये राफेल गिरा, ऐसा ही है ना? उसने ये नहीं कहा कि राफेल गिरा या मैं गिरा, उसने कहा कि ये हमने गिराया है। गिराया। भाई ये तो अब मैं न्यूज़ अभी मैंने मतलब देखी तो उसके मुताबिक ये है कि अभी ये जो सीट जो मतलब कि जो होती है जिसको पर ट्विटर खुद कह रहा है यार उसको। ट्विटर? हाँ जी, ट्विटर ने जवाब दिया हुआ है कि ट्विटर ये फेक न्यूज़ है। सो थे वीडियो में
नहीं, ट्विटर तो उस वीडियो को फेक कह रहा है जो वीडियो को बेकार है, इसका भी कह May रहा 21 जो गिरा है ना, पाकिस्तान का क्रैश हुआ था, अप्रैल में। वो अप्रैल में पिछले महीने में गिरा था, तो उसके कहाँ बारे कोई में बोल रहे हैं। मिराज मिग नहीं था, मिराज था भाई। पुराना, वो पुराने जहाज सबसे पहले के हुआ है मिराज। हाँ पुराने हैं। अच्छा लेकिन ये कब कोई न्यूज़ सुनी तो नहीं थी उस वक्त है। आप सो रहे होंगे शायद, लेकिन यार ये तो वो भाई उसने बकायदा अंकित अवस्थी ने बताई है, डिटेल के साथ बताया उसने। मैंने वीडियो खत्म होते क्या कहा है, अब तो बोलने का को जवाब, और जो उसने बॉम्ब्स और राफेल की कारकर्दगी दिखाई है ना। अच्छा, मैं समझता था कि ये इंडिया के अपने ही हैं बॉम्ब जो मिसाइल है ना, फ्रांस जो उन्होंने एस्केलेप जो है बताया, स्कैल्प और हैमर। स्कैल्प जो है और हैमर जो है, ये मैं समझता था कि इंडिया के अपने बनाए हुए, लेकिन उन्होंने भी राफेल के साथ जो है ना फ्रांस से खरीदे हैं, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि डबल ट्रिपल जो कीमत है ना हमें अदा करनी। राफेल की अदा करनी पड़ी है, तो इस वजह से भाई ये उनका मिसाइल सिस्टम भी तगड़ा है राफेल की तरह। मतलब जिस तरह वो कह रहा था स्कैल्प काम करता है, मतलब वो सोख लेता है रेडिएशन को जो उसकी तरफ आती हैं, और जब वो किसी चीज पे जहाँ पे लगता है, जहाँ पे वो हिट करता है, तो पहले वहां से बिल्कुल एक सुराख सा होता है और नहीं, वो अंदर जाके हैमर है। फटता है, वो हैमर की बात है, वो अंदर जाके फटता भाई, बहुत तगड़े मिसाइल थे वो हम देखें। हमारा एक्टिव सिस्टम था, लेकिन भाई स्कैल्प और राफेल ने उधेड़ दिए। सच है, मानो। सही है, हम कौन सा जुटला रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा था, नोटम हमने लगा दिए कि कोई भी चीज़ ऊपर से गुजरेगी नुकता चल जाएगा। किधर गया नोटम शोटम? नहीं पता। नहीं पता। ये फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। डिफेंस सिस्टम हमारा तगड़ा होना चाहिए। मसला ये पाकिस्तान वाकई अब ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया चाइना पर है। ज़्यादा डिफेंस का जो सिस्टम है वो चाइना का यूज़ करने लग गया है। पहले ऐसा होता था दूसरी कंट्रियों से ज़्यादा परचेज करता था, लेकिन अब चाइना पर हो गया। तो चाइना भी इतना खास उसका जो है वो मटीरियल सही नहीं होता। तो और उसके अलावा अभी मैं अगर बात करूँ तो जिस तरह उन्होंने बात की है कि बॉम्ब्स की, अपना बॉम्ब्स कह रहा हूँ सॉरी, वो मिसाइल की, तो मैं भी हैरान, मुझे भी पहले वाकई ये लगा कि ये इंडिया के हैं, बल्कि इंडिया मेड इन इंडिया हैं। तो ये भी उन्होंने परचेज किए, यानी कि दोनों कंट्रियाँ अपने आवाम के लोगों की भलाई को छोड़कर जो है वो डिफेंस को मजबूत भाई उनके पास पैसा है। पैसा है। क्या हमें गरीबी नहीं है इंडिया में? नहीं है। मैं कितने गाँव अभी तुम्हें दिखा सकता हूँ, यूट्यूब पर उनकी वीडियो पड़ी हुई है, बेचारे जो जिनकी इतनी बुरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा, जिनके घर भी सही से नहीं है, जिनको खाना भी बहुत कम मिलता है, तो वहाँ पर और अपना जो मेडिकल का सिस्टम भी नहीं है, तो ये गरीबी नहीं तो इसे क्या कहते हैं? 100% कहीं भी ठीक है। 100% जितनी गरीबी इंडिया में ना, उतनी गरीबी चाइना यूएसए में भी है, ये ध्यान रखना। नहीं, कम होगी, इतनी नहीं, कुछ थोड़ी फर्क हो गया। तो इतनी नहीं है। यूएसए में भी गरीबी है, तुम्हें पता है? पर यार वो रीजन है ना, वो मैं बताता हूँ। वहाँ का एक सिटी है जो पूरा इस टाइम ज़ोंबी बन चुका है, वो करते नशे की लत में लग चुके हैं, तो इस वजह से तो। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से गरीबी है वहाँ पर, तो यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है या जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। बाकी भाई ऐसा अंकित अवस्थी ने हर चीज़ जो है वो खोल कर रख दिया है, जो झूठ जो है बोले गए हैं इस मामले को, इस मुद्दे को लेकर, वो उसने बिल्कुल सारे जो है ना दहशतगर्दों ने छोड़ी थी औरतें कि जाकर मोदी को बताना, और इसी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे करवाई है? उन्हीं औरतों से करवाई है। स्ट्रेटजी चेक करो दिमाग कि देखो औरतें कितनी पावरफुल हैं। पावरफुल तो भाई औरतें होती हैं, इंडिया इसमें कोई शक नहीं, ओवरऑल वो औरतें पावरफुल होती हैं अगर बंदा उनको समझे तो, हर लिहाज में, दुनिया के हर काम में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में। जवाब देखो क्या सही है कि मेरे जहन में ये पॉइंट आ रहा था कि इन्होंने औरतें क्यों रखी बिठाई हैं लाकर। अब मुझे समझ अंकित सर ने जब बताया कि ये उसी चीज़ का जवाब है जो उस वक्त टेररिस्ट ने कहा था कि जाकर मोदी को बताना, तो मोदी साहब ने बताया है। किस तरह बताते? हमला करने के बाद उन्हीं औरतों से, मतलब औरतें ही बिठाई हैं ना, डिटेल जो है दी जारी करवाई। बिल्कुल। तो ये अब भाई वो हर तरह से वार जीत चुके हैं, हर तरह से हमला कर। भाई अभी हमारी बारी बाकी है यार, आप कैसे कह सकते हैं कि जीत चुके हैं? आप क्या करेंगे?
भाई जो भी करेंगे देखा जाएगा, आपको भी पर आप पता बम जाएगा। छोड़ो निकलो। बम शाम भी छोड़ना, और किन्होंने नहीं पटाखे छोड़ने हैं। न्यूक्लियर छोड़े ना, आप क्योंकि न्यूक्लियर की तरफ बाहर भाग कर निकल जाते गया हैं आप भाई, वहां तक भी बात पहुंच जाएगी। जिस तरह से ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जिद में लगे हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये एटमी जंग भी छेड़ सकते भाई, हैं। जल्दी नहीं अभी होना चाहिए, जल्दी तो बहुत क्या दूर है। सुबह होनी नहीं अभी चाहिए। अभी क्या तो बात आप कर बहुत रहे हो? ज्यादा उतावले हो रहे हो, जैसे आप पता नहीं आपको हो क्या भाई रहा है। टाइम जो है वो काफी हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अगले आधे घंटे तक जो है ना अटैक हो गया होना चाहिए। सही है। तो सही है। तो यार क्या इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान कहता है मैं हूँ, तो हमला करके बाद भाई इसलिए जो वो रोजी रोटी चला रहे हैं, आप भी इस बात को समझें कि उन्होंने अपनी आवाम को दोनों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कभी ये बम मार देता है, कभी वो मार देता है, तो इसी वजह से उनकी रोजी रोटी चली, उनकी सियासत चमक रही है, सारा कुछ जो है इसी तरीके से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यकदम जो है वो मार के एटम बम जो है अपना सारा जो किया उसका मक्कू ठप दें? तो फिर हमला ही ना करेगा। भाई यही बात है ना कि आवाम भी तो उन्होंने साथ लेकर चलनी है ना, ये तो नहीं ना। आवाम भी खत्म हो जाएगी, आवाम जब रहेगी नहीं तो साथ काम पर लेकर तो चलेंगे। फिर वो अपना जो है सियासत वो कैसे चमकाएंगे जब ये सारा मामला खत्म हो जाएगा? और कर रही काम कर रहे दोनों, तो ये दोनों चीजें उन्होंने भाई साथ लेकर नहीं, चलनी दोनों है। नहीं होंगी, अब एक ही होगी। हमारे यहाँ आपको पता नहीं। चले अहमद जो मीर साहब हमारा- आप अपना पैगाम रिकॉर्ड कर भाई, शायद रिकॉर्ड आपके बड़े की जो बात आपकी नहीं। बात सुन ले। आपको पता है कि वो हमारे जो DGI SPR हैं, मेरे ख्याल से उसका नाम क्या है? अहमद शरीफ। यार आपके DGI SPR यार, आप यार, मुस्कुरा यार, कैसे रहे हैं? उस बंदे ने जब ठान ली ना, तो वो कहता है ना जब मैं ठान लेता हूँ, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ, तो तब मैं अपने नहीं आप वो सलमान खान वाला डायलॉग भाई, बोल यार, रहे हैं इंसान कि का- एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं हाँ, सुनता। बिल्कुल। कहीं वो तो नहीं डायलॉग आप बोलना चाह रहे हैं? यार तुम ये देख लो कि उसको कितना गहरा सदमा पहुंचा इस हमले का। उसने तो पाँच छह जो जहाज भी गिरा दिए हैं। भाई उसकी कंडीशन देख लो, उसका ये इधर चेहरा जो है ना, मुंह उसके अंदर धंस गया है, क्योंकि उसको दिल पे ये चोट लगी है। जो मिसाइल हैं ये पाकिस्तान की टेरिटरी पर नहीं लगे, उसके दिल पर लगे हैं। अब उसने कह दिया है माँ या मैंने या अब इंडिया नहीं है, उसने कफन जो है वो सर पर बांध लिया है, और बांध कर अब वो हेडक्वार्टर से निकल चुका है। अब इंडिया की खैर नहीं है। कब तक वो वॉर होगी भाई। नहीं आपके निकल बड़े हैं तो वो कब तक पहुंच जाएंगे इंडिया? अब क्या नहीं आप कह रहे हैं कि वो कफन बांध कर सर पर निकल नहीं, चुका है, उसने तो कब तक वो इंडिया पहुंच कफन जाएंगे? बांधा उसने, और उसने पहली कॉल की है शहबाजों को कि बेटा ये इस तरह काम करो कि ऐलान करो कि हमने हमला करना है अपनी मर्जी से, अच्छा, और अपने टाइम के मुताबिक। अच्छा मुझे हैरानी हो रही है आपको कि कोई शहबाज इख्तियार शरीफ नहीं जो लगा है वो हमारे इदारों को इख्तियार दे रहे हैं कि आपको खुली छुट्टी है। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको तो कुछ इजाजत मिल गई है। हम तो उसको वजीर आजम नहीं मानते, और उसको कौन वजीर आजम मानता है? अब इंडिया की और उससे मोदी की खैर नहीं है, हमारा आप शेयर निकल चुका आप है। नहीं आप वो बात गलत कर रहे हैं। अब भाई, मुझे शेर लगता है उसको कि ना दो। इंडिया की खैर नहीं, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसने सारे इख्तियार जो है वो दे दिए हैं। अब उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर उसके पास इख्तियार होता तो वो शायद इस मामले को जो है सेट कर लेता, ये लड़ाई ना होने देता। उसने सारे इख्तियार आगे जो है ना फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो अब भाई खैर नहीं आपकी। अगर बात वजीर आजम तक रहती, नहीं मजाक नहीं, अगर बात वजीर आजम तक रहती तो उसने भाई ये लड़ाई नहीं होने देनी थी। उसने यही कहना था कि भाई हम बेकारी नहीं हैं, आप जैसा समझते हैं हम ऐसा मांगने नहीं आए हैं। उसने ये लड़ाई नहीं होने दी। खैर यार, और अंकित साहब ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और दूसरा जो उनके भाई राफेल थे, आज ये भी बात क्लियर होगी कि उन्होंने राफेल के जरिए ये जो है ना मिसाइल, ये जो उन्होंने स्काल्प मिसाइल और हैमर, दागे हैं वो इसी के जरिए, राफेल के जरिए दागे हैं। और ये अब कितना सच है या कितना झूठ है, हमारा मीडिया तो सुबह से लेकर अभी तक यही बोल रहा है कि 5-6 जहाज जो है ना हम इंडिया के गिरा चुके हैं, जिसमें 3 राफेल भी हैं। मुझे तो इस बात पे बड़ी वो हैरानी सारी होती चीजें है। दिखा दी। अब मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि 3 राफेल चले, 1 राफेल तो चलो सोच, वो भी सोचने वाली बात है। 3 राफेल जो है वो चलें गिरा दिए। खैर जी, मिलते हैं नई वीडियो में के साथ। गॉड ब्लेस यू।